दोस्तों नमस्कार। भारत का समाज, भारत की राजनीति और भारत का लोकतंत्र क्या वाकई इस दौर में एक ऐसे बदलाव की दिशा से निकल रहा है जिसमें इस देश के लोगों को राजनीतिक तौर पर ही चलना है, या इस देश को राजनीति के आश्रय ही इस देश के लोकतंत्र को समझना है, या फिर इस देश में सत्ता जिसके पास रहेगी वही तय करेगा कि इस देश के संविधान का मतलब होता क्या है। यानी संविधान की परिभाषा भी राजनीतिक सत्ताएं तय करेंगी। और यह एक ऐसे बदलाव का दौर है जिसमें भारत की राजनीति उन सामाजिक परिस्थितियों से सीधे टकरा रही है जहां उसे अब यह डर लगने लगा है कि अगर उसके हाथ में जो भी हथियार हैं राजनीतिक तौर पर, अगर वह चूक गए तो फिर भविष्य में उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। और खास तौर से मौजूदा राजनीतिक सत्ता बीते 11 वर्षों से जिसने भी जो भी इस सत्ता के साथ खड़े होकर इन्वेस्ट किया है, क्या वह उसे गंवाना चाहेगा? वो इन्वेस्टमेंट पूंजी के तौर पर किसी कॉरपोरेट की हिस्सेदारी के तहत हो सकता है, वह इन्वेस्टमेंट इस देश के लोगों का हो सकता है, उनकी अपनी सोच के हिसाब से हो सकता है, वह इन्वेस्टमेंट इस देश के भीतर एक नए तबके को खड़ा करके राजनीतिक सत्ता तक पहुंचने के रास्ते को बनाना और उसके आश्रय इस देश के संवैधानिक संस्थानों को भी अपने अनुकूल कर लेना, सब कुछ हो सकता है। तो क्या वाकई इस दौर की राजनीति और चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है? चुनाव बिहार में हो रहे हैं लेकिन धड़कनें दिल्ली की तेज है। क्यों तेज है? चुनाव बिहार के हैं, बिहार के लोगों पर क्या असर पड़ेगा? बात तो इस पर होनी चाहिए। सवाल तो यह भी होना चाहिए क्या चुनाव के जरिए और राजनीतिक दलों की सत्ता बदलने के साथ साथ क्या बिहार के भीतर की गरीबी, वहां की मजदूरी, वहां के हालात बदल जाएंगे? जी नहीं। पहली बार बिहार का चुनाव, शायद पहली बार आजादी के बाद जो पहला चुनाव हुआ था 1952 में, उसमें भी बिहार की अहम भूमिका भारत के विभाजन और आजादी दोनों सवालों को लेकर थी। उस दौर में भी नेहरू के भाषण अगर सुन लीजिएगा तो हो सकता है बिहार और उत्तर प्रदेश के दायरे में जो भाषण दिए जाते थे वह उस दौर की राष्ट्रीयता और भारत के संविधान से जुड़े हुए थे। उसके बाद की परिस्थिति इमरजेंसी का कालखंड हो, मंडल कमंडल की राजनीति हो, भारत के भीतर आर्थिक सुधार हो, या फिर 2014 का चुनाव हो, बिहार उत्तर प्रदेश के भीतर से गुजरिएगा तो हो सकता है राजनीति की नब्ज आप यहां पर पकड़ लें। लेकिन पहली बार दिल्ली की सत्ता की नब्ज बिहार चुनाव में जाकर फंस गई है, क्योंकि राजनीतिक हथियार के तौर पर उसने जो भी प्रयोग किए वह 2024 के चुनाव में असफल हो गए। वह हिंदुत्व का आसरा हो, वो आस्था का सवाल हो, इस देश के भीतर सांप्रदायिकता से जुड़े हुए मुद्दे हो, इस देश के भीतर नफरत से जुड़े सवाल हो, या फिर उन सब से हटकर इस देश के भीतर संविधान या फिर संविधान से जुड़े बराबरी के हक के सवाल हो। क्योंकि संविधान का मतलब भारत में लोकतंत्र का होना है, लोकतंत्र का मतलब इस देश का चुनाव है, चुनाव का मतलब इस देश की आर्थिक नहीं राजनीतिक बराबरी है, जिसमें सभी को एक बराबर वोट देने का अधिकार होता है। लेकिन क्या किसी ने इस बात की कल्पना भी की कि वोटर लिस्ट भी अगर सत्ता अपने अनुकूल तैयार करने लग जाए तो क्या होगा? यह सोच इससे पहले बैलेट और ईवीएम को लेकर अटकी जरूर थी। यह सोच इससे पहले ईडी, सीबीआई या आईटी के डर दिखाकर सत्तानुकूल संस्थानों को और नेताओं को करने को लेकर अटकी जरूर थी। लेकिन पहली बार सवाल उस नेशनलिज्म का है, उस राष्ट्रवाद का है, जिसका राजनीतिक प्रयोग बिहार की चुनाव के भीतर ही होना है। और शायद इसीलिए जो सवाल संविधान सभा में नहीं उठा इस दौर में, वह चुनावी मुद्दा बनते हुए राष्ट्रवाद के प्रतीक के तौर पर बीजेपी को कैसे मान्यता दे दे, या बीजेपी उस मुद्दे को अपने राष्ट्रवाद के आश्रय जोड़कर
बीते दिनों राष्ट्रवाद को लेकर जो उसकी छवि धूमिल हुई या फिर जो सेंध लग गई, उसी को पुनर्जीवित इंटरनल थिएटर के भीतर कर ले, यह बिहार के चुनाव में तय होना है। आप सोच रहे होंगे चीजें बड़ी उलझ रही है, इसको सरल तरीके से समझा जाए तो पहला सवाल, राष्ट्र की अवधारणा सबसे ऊपर है, लेकिन राष्ट्र से बड़ा नेता हो सकता है क्या? राष्ट्र ही नेता है, नेता ही राष्ट्र है, यह तो इंदिरा गांधी के वक्त इस देश ने महसूस किया था। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। लेकिन इस कालखंड में राष्ट्र से बड़ा सत्ता का चेहरा है, और सत्ता के चेहरे के पीछे इन्वेस्ट किए लोगों की वह कतार है जो अब कुछ भी गंवाना नहीं चाहती, और हर हाल में राष्ट्र को लेकर कुछ भी क्षति हो जाए, वो क्षति शायद युद्ध के मैदान में हो, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हो, विदेश नीति में हो, आर्थिक नीति, आर्थिक गुलामी को लेकर हो, तमाम चीजें मायने नहीं रखती है, क्योंकि राजनीतिक सत्ता का चेहरा राष्ट्र से बड़ा बना दिया जाए तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। क्या इस परिस्थिति में एक राजनीतिक प्रयोग बिहार के चुनाव में होना है? उससे पहले इसीलिए संविधान सभा में जो सवाल नहीं उठे, वो सवाल अब संविधान को लेकर उठ रहे हैं, या फिर राष्ट्रवाद का यह नायाब प्रयोग अब शुरू हो चला है? थोड़ा और सिलसिले को समझने से पहले हमें लगता है दिल्ली की एक सभा में आपको ले चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है। यह सम्मेलन इस देश के जैन समाज को लेकर हो रहा है। 2019 का चुनाव याद कीजिएगा तो हो सकता है आपको पुलवामा को लेकर वोट मांगे गए थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के जरिए राष्ट्रवाद और खुद की छवि को उसके साथ जोड़ने की कवायद, जबकि इस ऑपरेशन सिंदूर या टेररिज्म को लेकर या पाकिस्तान के खिलाफ जो युद्ध का बिगुल फूटा था, उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो भारत की भद्द हुई है, बावजूद इसके कि भारत ने पहली बार डेलीगेशन दुनिया भर में भेजे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय छवि और अंतर्राष्ट्रीय नेता के चेहरे की छवि धूमिल हुई है। इससे कोई इनकार इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के नेता की मौजूदगी गायब सी हो चली है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर घटनाक्रम में भारत की मौजूदगी गायब कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आर्थिक कूटनीति में भारत कहीं टिक नहीं पा रहा है, और सब कुछ अपने कांधे पे उठाए भारत के वो नायक चेहरे हैं जो हर चुनाव जीतते हैं, लेकिन 2024 में बहुमत नहीं पा सके, क्योंकि इस देश के भीतर पिछड़े हों, दलित हों, आदिवासी हों, अल्पसंख्यक हों, सभी के अपने अपने सवाल थे, और उन्होंने धराशायी कर दिया उस हिंदुत्व के नारे को लेकर गूंजती हुई बहुमत की जीत को, जो शायद आने वाले वक्त में उस संविधान को देख रही थी, जो संविधान वह बदल डाले। और आजादी के वक्त जो लोग आजादी के संघर्ष में शामिल नहीं भी थे, लेकिन उनके जहन में भी तो भारत को लेकर कोई ना कोई प्रतिबिंब तो होगा, और जब उन्हें लगा वो सत्ता में आ गए तो वो प्रतिबिंब लागू किया जा सकता है, तो उस दिशा में बढ़ गए क्या? तो आइए शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के उस राष्ट्रवाद की खोज की, जिसका बड़ा राजनीतिक प्रयोग बिहार में होने वाला है, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो बिहार में जाएं उससे पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री की सभा में बोले गए शब्दों को जरा सुनने और समझने की कोशिश कीजिए। राष्ट्र निर्माण को अपने जीवन का पहला ध्येय बना लेना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। और अभी प्रज्ञा महाराज साहब ने कहा कि जो हमें छेड़ेगा अरे मैं जैनियों के कार्यक्रम में हूं।
अहिंसावादियों के बीच हूं और अभी तो आधा वाक्य बोला हूं और आपने पूरा कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि भले शब्दों में नहीं कहा, शायद आप ऑपरेशन सिंदूर को आशीर्वाद दे रहे थे। किसी धर्म संप्रदाय को लेकर किसी सम्मेलन के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपनी छवि को गढ़ना या फिर एक ऐसा वातावरण तैयार करना, यह कोई मौजूदा परिस्थिति में नई चीज बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसको समझना और चाहते हैं तो आपको बिहार के भीतर भी जाना होगा, जब पहलगाम के बाद चुनावी रैली की तर्ज पर प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद और राष्ट्र और राष्ट्रवाद की परिकल्पना जिस अंदाज में की थी, वह खुद को नायक के तौर पर रखने को लेकर थी। लेकिन एक क्षण के लिए अब कुछ पन्नों को और पलटिए और उन पन्नों के दायरे में अब यह समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर संविधान के भीतर समाजवाद या सेकुलरिज्म शब्द को लेकर जो इस देश में हंगामा मचा है, वो दरअसल उस चुनावी हथियार को अब तीखा करने की कोशिश है जिसके आश्रय इस देश में बटे हुआ वोट बैंक हिंदू समाज के दायरे से निकलकर अब राष्ट्रवाद के दायरे में समेटा जा सके। क्योंकि जिन शब्दों का इस्तेमाल संविधान के जरिए किया जा रहा है, उन शब्दों का खुला इस्तेमाल खुद बीजेपी ने अपने संविधान में किया हुआ है। 2012 में लिखा गया यह संविधान लगातार उसकी कॉपी बनती रहती है और 2014 के चुनाव से ऐन पहले 2012 में जो बीजेपी ने अपना संविधान जारी किया था, उसमें इन शब्दों को बाखूबी जोड़ा था। और ना सिर्फ सोशलिज्म या समाजवाद या कहें सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता, उससे हटकर गांधीज्म को भी जोड़ा था। इन शब्दों का भी इस्तेमाल इसलिए किया था क्योंकि उन्हें पता था इस देश को सिर्फ हिंदुत्व के नजरिए से देखिएगा तो भटक जाइएगा, आप चुनाव जीत नहीं पाएंगे। और वो ना चुनाव जीत पाने की परिस्थिति 2024 में बहुमत ना मिलने के साथ जुड़ गई। तो एक क्षण के लिए बीजेपी का वो पहला पन्ना भी देख लीजिए जो उनके अपने संविधान का पहला पन्ना है, उसमें लिखे शब्दों को भी देख लीजिए। तो बीजेपी के संविधान का पहला पन्ना भी आपने देख लिया और इन शब्दों को लेकर आपत्ति जो संविधान में दर्ज है, बीजेपी ने शुरुआत नहीं की, आरएसएस ने शुरुआत की। आरएसएस में दूसरे नंबर के नेता दत्तात्रेय होसबोले ने यह सवाल खड़ा किया कि इमरजेंसी के वक्त इंदिरा गांधी ने इन दो शब्दों को जोड़ दिया था संविधान के भीतर। और यह बात तमाम नेताओं से होते होते अब देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब के बयान और भाषणों के बीच जाकर घुस चुकी है। वो भी इसको खुले तौर पर कह रहे हैं, देखिए बहुत गलत हुआ। आप कहेंगे कि दरअसल ये पूरी कतार तो बीजेपी और संघ की है। जी नहीं, मसला ये नहीं है। मसला है इस देश के भीतर संविधान, लोकतंत्र और चुनाव, इस प्रक्रिया को समझने का है, क्योंकि सामने बिहार चुनाव है। और जो दो पन्ने आपने देखे उसके बाद दो पन्ने आप और देखिए। ये दो पन्ने चुनाव आयोग ने जारी किए, ये कहते हुए कि बिहार के भीतर जो वोटरों की लिस्ट बन रही है, उन वोटरों की लिस्ट में व्यापक परिवर्तन की जरूरत है, यानी एक सघन जांच की जरूरत है। और सघन जांच हर चुनाव में नहीं होता है। 22 बरस के बाद बिहार में इसकी शुरुआत की जा रही है। यानी 2003 में यह सघन जांच हुई थी और अब एक बार फिर होगी। इस सघन जांच का मतलब यह है कि जो वोटर लिस्ट तैयार होगी, चुनाव में वक्त बहुत कम है और खुद इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 1 अक्टूबर तक नए नामों को जोड़ा जा सकता है। यानी
नोटिफिकेशन अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगा और 1 अक्टूबर के बाद होगा। यह पहला मैसेज है। और दूसरा मैसेज है कि दरअसल इस 2 पन्ने के पर्चे में खुले तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि हम रूटीन तौर पर तो वोटर लिस्ट देखते हैं जो 365 दिन चलता है, हम हर बरस समरी रिव्यू भी करते हैं जो कि हर बरस चलता है, लेकिन हम पहली बार सघन तरीके से एक एक्सटेंसिव रिव्यू करना चाहते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू इसको कहते हैं, जिसके जरिए यह अब जोड़ा जाएगा कि नए नामों में अब माता पिता के जन्म और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र भी चाहिए। 2003 को बेस बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन से जानकारी हमारी टीम ने भी हासिल की और पूछा कि 2003 के बाद हर चुनाव होते चले गए, उस समय आपने सघन जांच क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप हमसे लिस्ट ले लीजिए, कितने वोटर थे, कितने बढ़े, कैसे बढ़े, इस दौर में भी हम बतला देंगे, लेकिन यह ना पूछिए इस दौर में हम सघन जांच क्यों करेंगे। और उसके लिए जो नियम कायदे इन 2 पन्नों में जो हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि 1987 से पहले जिनका भी जन्म हुआ उनको अपने जन्म और जन्म स्थान का सर्टिफिकेट देना होगा, और 1987 के बाद से लेकर 2004 तक जिनका भी जन्म हुआ उनको अपने माता या पिता किसी के नाम का एक जन्म स्थान का और जन्म का सर्टिफिकेट देना होगा, और जिनका 2004 के बाद जन्म हुआ उनको अपने माता पिता और उनके जन्म स्थान का सर्टिफिकेट देना होगा। अच्छी बात है, सघन जांच है, 2003 में हुई थी, 2025 में हो रही है, लेकिन यहां पर 2 बातें और पहले समझ लीजिए, तब उस नेशनलिज्म पर जाएंगे और संविधान पर जाएंगे जो बिहार चुनाव से क्यों जुड़ी हुई है, जिसको आप समझ पाए। दरअसल इसमें जो जन्म स्थान और जन्म की तारीख है उसके लिए आधार कार्ड काम नहीं करेगा, उसके लिए वोटर आईडी कार्ड भी काम नहीं करेगा। जो आपके पास हो सकता है हो, हम तो सघन जांच कर रहे हैं, हमें चाहिए आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आपका सवाल होगा कितने बच्चे हैं, और बिहार तो ये मजदूर की बस्ती में तब्दील हो चुका है, कितने लोग बाहर चले गए, कौन कहां से आएगा, क्या करेगा? जाहिर है ये सवाल है, लेकिन पहले इलेक्शन कमीशन या तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दीजिए, या फिर जाति प्रमाण पत्र में लिखा जाता है आपका जन्म कहां हुआ है, किस जगह पर हुआ है, वो दे दीजिए। वह भी नहीं देते हैं तो फिर नगर निगम का जो कार्ड होता है, जिसमें जिस अस्पताल में आपका जन्म हुआ वहां से जो आपने लिया होगा वह दे दीजिए। 2 बातें और, बिहार में कुल वोटरों की तादाद एक एवरेज 8 करोड़ के लगभग है, और बिहार सरकार का कहना है कि 80 लाख उसमें से मजदूर हैं जो प्रवासी मजदूर हैं। हमारी टीम ने जिले दर जिले का डाटा तैयार किया और जानकारी जब ली तो 1 करोड़ 15 लाख लोग प्रवासी मजदूर के तौर पर बिहार से बाहर हैं। उसमें नौकरी पेशा वाले लोग भी हैं, मजदूरी करने वाले लोग भी हैं जो बिहार छोड़कर चले गए। और इलेक्शन कमीशन का जो डाटा है वो बिल्कुल सही कहता है कि इस वक्त उसके पास 7 करोड़ 80 लाख 22,933 वोटरों की लिस्ट है। हमारी टीम ने जानना हासिल किया कि दरअसल ये जो 7 करोड़ 80 लाख हैं, इसी में से प्रवासी मजदूर हैं क्या? उन्होंने कहा जी इसी में से हैं। तो क्या उनको दोबारा जांच की जाएगी क्या? देखिए, ये तो परखने की बात है। जो बीएलओ लगभग 77,000 पूरे बिहार में घूम रहे हैं, उन 77,000 के पास लिस्ट होगी, 2003 के वोटर लिस्ट होगी, और उसके बाद चीजें तय होंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगला सवाल आया, क्या वाकई ये सब कुछ अक्टूबर तक तय हो जाएगा? डिजिटल दौर है, बहुत तेजी से तय हो सकता है, लेकिन ये सब चीज तय होने से पहले जो बीएलओ घूम रहे हैं बिहार के अलग अलग जिले में, पंचायत में, गांव में, उनसे जब जानकारी हासिल की गई तो उनके पास 2003 का वोटर लिस्ट अभी तक है ही नहीं। जिन क्षेत्रों में वो गए हैं वहां पर तो वह तो बिल्कुल नए सिरे से काम कर रहे हैं और वक्त कम है। लेकिन वोटर लिस्ट तो तैयार करनी है, क्योंकि चुनाव तो करना है, लोकतंत्र का प्रतीक तो चुनाव है। और इलेक्शन कमीशन का मतलब इस देश के लोकतंत्र को
जिंदा रखना है, बरकरार रखना है। संविधान इस बात को कहता है। लेकिन बहरहाल अगला सवाल यह आया, क्या वाकई जो 80 लाख सरकार के आंकड़ों में और हमारी टीम के आंकड़ों में 1 करोड़ 15 लाख जो प्रवासी मजदूर हैं, उसकी हकीकत क्या है? उसका एक बड़ा डाटा मनरेगा से मिला। मनरेगा के भीतर 78 जिले के 534 ब्लॉक में से 8,377 ग्राम पंचायतों में जिन लोगों ने जॉब कार्ड के लिए अप्लाई किया है, उनकी संख्या 2 करोड़ 20 लाख है। और जिले दर जिले, ब्लॉक दर ब्लॉक और ग्राम पंचायत दर ग्राम पंचायत जो वर्कर्स की मौजूदगी है वह सिर्फ 96 लाख की है। यानी 1 करोड़ 24 लाख लोग नहीं हैं जिन्होंने जॉब कार्ड के लिए अप्लाई किया। उनमें से कुछ परिवारों से जो हमारी टीम ने बातचीत की, उसमें जो पता चला, उसमें बहुत सारे दिल्ली में भी हैं कि वहां काम है नहीं, जॉब कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया तो फिर यहां आ गए। तो क्या यहां वोटर लिस्ट बन गया? यहां तो सब कुछ बन गया, आधार कार्ड भी बन जाता है, वोटर लिस्ट भी बन जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद मुश्किल यह है कि इस दौर में बिहार जाकर वोट देना और वहां पर वोट की एवज में बहुत कुछ पाना, यह सब बाकायदा एक फेस्टिवल की तर्ज पर होता है। तो क्या यहां से या देश भर के वोटर के तौर पर प्रवासी मजदूर वोट डालने जाते हैं या उनकी एवज में कोई दूसरा जाता है? कोई दूसरा भी जाता है, यह भी एक अलग सवाल है। लेकिन यहां तो बिल्कुल नई वोटर लिस्ट तैयार हो रही है। तो एक तरफ सवाल था, इस दौर में इलेक्शन कमीशन जो बिहार के भीतर पूरे वोटर लिस्ट को तैयार कर रहा है, उसकी क्या वजह हो सकती है और उसकी व्यापक वजह क्या होगी? उसको बहुत हद तक तेजस्वी यादव ने साफ किया कि दरअसल इसके पीछे जो मंशा है वो मंशा बहुत साफ है कि इस देश के भीतर पता ही यही नहीं सामने आए कि गरीब कौन है, कौन कितना गरीब है, कौन गांव में रहता है, कौन शहर में रहता है। तो अगला सवाल यह भी था, तब तो इस देश के भीतर आज की तारीख में जो जनगणना तक नहीं हो पाई है, 2011 के डाटा पर देश चल रहा है। और एक सच भी है, 2011 का डाटा जो बतलाता है और 2025 को जो स्थिति है उसमें तो व्यापक अंतर आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। तो फिर उसके हिसाब से सरकार को खर्च नहीं करना है या नहीं करेगी सरकार? जवाब देखिए, तेजस्वी यादव ने जो बिहार के भीतर वोटर लिस्ट को लेकर जो सोच पनप रही है, उस पर उनका क्या कहना है? बात स्पष्ट है, नीतीश जी, मोदी जी डरे हुए हैं। वो बिहार के हार को देखते हुए नीतीश जी दिल्ली जाते हैं और वो चाहते हैं कि गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम जो है कट जाए। पहले उनका मतदाता सूची से नाम काटेंगे, पहचान पत्र नहीं होगा, फिर गरीबों का राशन बंद करेंगे, पेंशन बंद करेंगे, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों की छात्रवृत्ति बंद करने का इनका पूरा एजेंडा है। वैसे बिहार के भीतर की यह हकीकत भी है, पेंशन ना देना पड़े, छात्रवृत्ति ना देना पड़े, जो गरीबों को भत्ता दिया जाता है वो ना देना पड़े। तो ऐसे में वोटर लिस्ट ही ऐसी तैयार कर लीजिए जो आने वाले वक्त में आपकी सत्ता पर कोई आर्थिक बोझ ना पड़े और जो प्रवासी मजदूर हैं उनको लेकर आप वोटर के आश्रय देखना बंद कर दें। तो क्या वाकई बिहार एक ऐसी राजनीतिक प्रयोग की दिशा में बढ़ चुका है जहां पर इस देश के भीतर वोटर लिस्ट न सिर्फ सत्ता में लाने की गारंटी सत्ता पक्ष को देगा और इसका निर्माण या इसको अपने तरीके से इलेक्शन कमीशन ही तैयार करेगा, और दूसरी बात, जब आप सत्ता में रहे तो आप पर कोई आर्थिक बोझ ना पड़े और आपके राज्य की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां सामने ना आए, क्या उसको छुपाने का भी तरीका है? हो सकता है। लेकिन इसका पहला नियम तो यही है कि जब वोटर लिस्ट भी आपकी होगी तो सत्ता में तो आप ही आ रहे हैं, और जब सत्ता में आप ही आ रहे हैं और इस दौर में खुद नीति आयोग की रिपोर्ट हो, बिहार सरकार की अपनी रिपोर्ट हो, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो, तमाम जगहों की रिपोर्ट बहुत साफ बताती है कि बिहार इस देश का सबसे गरीब राज्य है। बिहार में सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं। बिहार के भीतर एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए सबसे कम लोग हैं।
बिहार में स्कूलों की तादाद और जो सरकारी स्कूल चलते हैं वह मिड डे मील पर टिके हुए हैं, यानी 2 जून की रोटी इसीलिए स्कूल जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था में बिहार नंबर 1 पर है। और जो प्रवासी मजदूरों की तादाद है वो लगभग 50% वोटर है। आप कहेंगे कैसे? उम्र 20 से लेकर 40 तक के बीच में जो बिहार के वोटरों की संख्या है वो तकरीबन 4 करोड़ है। 20 से 29 साल 1,55,90,000 और 30 से 40 बरस के बीच में आने वालों की तादाद 2,30,00,000, लगभग 4 करोड़ के लगभग यही वोटर है। और इसी में से सारे लोग प्रवासी मजदूर हैं। हालांकि बिहार में सामाजिक तौर पर काम करने वाली एक संस्था का कहना था कि बिहार से गए लोगों की आपको उम्र देखनी है तो 40 से 49 के बीच के लोगों को भी जोड़िए, जिनकी संख्या 1,70,00,000 के लगभग है, उसमें से भी कुछ हिस्सा जोड़िए। और इस लिहाज से अगर समझे तो बिहार में जो सरकारें चुनी जाती है वह वोटरों पर ज्यादा निर्भर होती है, और वोटर लिस्ट पर उससे भी ज्यादा निर्भर हो गई, और वोटर लिस्ट को बनाने के तौर तरीके अब ज्यादा हावी हो गए। यह राजनीतिक सोच तो इससे पहले कभी नहीं थी, जो इस बार आ गई। तो अगला सवाल है कि यह सोच इस बार क्यों आ गई है? एक बार फिर जरा देख तो लीजिए जो इलेक्शन कमीशन ने पर्चा 2 पन्ने का जारी किया है। असल में चुनाव आयोग के ये 2 पन्ने भारत के लोकतंत्र को लेकर बड़े सवाल उठाते हैं, क्योंकि अगर इस देश की सत्ताधारी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, उसका मंत्र 2024 के चुनाव में नहीं चला, तो उसके बाद जो 3 चुनाव हुए विधानसभा के, हरियाणा के, महाराष्ट्र के और दिल्ली के, तीनों चुनाव में अलग अलग तरीके से विपक्ष ने बीजेपी से ज्यादा चुनाव आयोग को ही निशाने पर यह कहकर लिया कि आप इस देश में दिल्ली में बैठी सत्ता के लिए काम कर रहे हैं। और विपक्ष ने जो आंकड़े चुनाव आयोग से मांगे वो आंकड़े चुनाव आयोग ने नहीं दिए, और उसकी एवज में यह फैसला कर लिया कि आने वाले वक्त में हर चुनाव के सिर्फ 90 दिनों तक ही आंकड़े सुरक्षित रहेंगे, यानी बाकी आंकड़ों को मिटा दिया जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर जो आंकड़े कांग्रेस ने मांगे वह चुनाव आयोग ने नहीं दिए। कॉन्स्टिट्यूएंसी दर कॉन्स्टिट्यूएंसी कुछ मांग की गई, जो वोटरों की तादाद है वह भी बढ़ गई कैसे पूरे राज्य में, यह भी सवाल खड़ा किया गया। तो डिजिटल दौर में बिहार में नया वोटर लिस्ट तैयार हो जाएगा 1 महीने में, लेकिन डिजिटल दौर में महाराष्ट्र के चुनाव का हमारे पास कुछ भी नहीं है। यह एक अजीबोगरीब परिस्थिति इसलिए है क्योंकि दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश अमेरिका को भी अगर आप खंगालिएगा तो जॉर्ज वाशिंगटन के चुनाव में जो 100% वोट उनको मिले थे उसके भी आंकड़े और डाटा अभी वहां पर सहेज कर रखे हुए हैं, और यहां पर हमने 90 दिन तय कर लिए। दरअसल जो चुनावी हथियार इससे पहले चल रहा था बीजेपी या आरएसएस का अपने तौर पर हिंदुत्व के आश्रय, जाति की राजनीति को धराशायी करना, उस जाति की राजनीति ने जब आर्थिक पक्ष को अपने साथ खड़ा कर लिया तो फिर कॉरपोरेट के सामने चुनौती थी, और जिनके स्टेक प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता पर लगे हुए हैं उनके सामने मुश्किल हालात थे कि अगर मंडल से निकली हुई राजनीति उस इकोनॉमिक सोशलिज्म की दिशा में बढ़ती चली जाए, आर्थिक समाजवाद को अपने दायरे में लेकर यह बात कहे कि जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो आदिवासी है, जो माइनॉरिटीज है, इनके भी बराबर के हक हैं। जैसे वोट देने का एक हक है बराबर का, वैसे ही आर्थिक तौर पर भी हक है। और यह सवाल बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा में अपनी आखिरी भाषण में कहा था कि यह संविधान का कोई मतलब नहीं रहेगा अगर आर्थिक तौर पर बराबरी नहीं होती है। तो राजनीतिक तौर पर बराबरी मत देखिए, आर्थिक तौर पर बराबरी देखिए। और वो चुनौती संयोग से 2024 के चुनाव से जो निकली उसने भारत की राजनीति में मंडल से आगे की राजनीति को सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो दूसरा सवाल था नेशनलिज्म का।
राष्ट्रवाद के दायरे में कम से कम जातियों में लोग नहीं बटेंगे तो वो नेशनलिज्म को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जोड़ना, अंतर्राष्ट्रीय छवि जो धूमिल हुई, लेकिन देश के भीतर एक अपना इंटरनल पॉलिटिकल थिएटर भी तो चलता है। उस थिएटर में कम से कम मंजूरी मिल जाए। और अपने ही लोग जो दुखी हो गए थे कि आपने तो सीज फायर को मान लिया, आपने तो कुछ किया ही नहीं, अभी तक पहलगाम के टेररिस्ट कहां गए कुछ पता ही नहीं है, तो आप किस दिशा की राजनीति कर रहे हैं? ये सारे सवाल जब निकलने लगे तो अपनी छवि को राष्ट्र से ज्यादा बड़ी छवि के तौर पर, चुनावी तौर पर रख दीजिए। और चुनावी जीत, चूंकि भारत में लोकतंत्र की मोहर वही है, तो चुनावी जीत खुद तय कर देगी कि दरअसल आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं। और यह परिस्थिति में इस देश को बिहार चुनाव के राजनीतिक प्रयोग में सबसे बड़े हथियार के तौर पर चुनाव आयोग को ही लगा दिया गया। आखिर के 3 सवाल। क्या इस देश में लोकतंत्र वोट से नहीं, सरकार की मंशा के हिसाब से बनता और बिगड़ता है? दूसरा सवाल, इस देश में संविधान के जरिए जो संस्थानों के चेक एंड बैलेंस थे कि सरकारें तानाशाही के तौर पर ना उभर जाए, वह भी बिल्कुल नए तरीके से चुनावी प्रक्रिया के भीतर घुसकर नीतियों को अपने अनुकूल बनाना तो बात की बात है, पहले सत्ता में मौजूदगी रहे इसकी गारंटी के लिए इस देश के संस्थानों को भी उसी अनुकूल काम में लगा देना जिससे यह सवाल ही ना उठे कि आप तानाशाह हैं। और तीसरी परिस्थिति, क्या वाकई अब इस देश के भीतर में वोटर लिस्ट भी सरकार के हिसाब से चलेगी और वोटर लिस्ट के तौर तरीके इस देश के भीतर के आर्थिक आधारों से ना जुड़ें, इसके लिए प्रवासी मजदूरों के साथ जो मुश्किल हालात हैं और उससे हटकर जो पिछड़ा तबका, जो दलित तबका, जो आदिवासी तबका, जो माइनॉरिटीज के भीतर आर्थिक सवाल हैं, वो सवाल सारे एक झटके में चुनावी जीत हार के आईने तले खुद को देखने में लाकर खड़ा कर दें और कहें कि देखिए बिहार में तो जीत गए नीतीश कुमार, जीत गई बीजेपी। तो आप क्या चाहते हैं? आप ही ने तो वोट दिया है, इसके बाद आपका तर्क क्या होगा और आपके शब्द क्या होंगे, ये खुद आप सोच लीजिए, क्योंकि यह बातें आपको नवंबर में कहनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।